वेलकम टू अवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम एंशियंट इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। हम बात कर रहे थे मौर्यन एम्पायर के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पार्ट वन में हमने इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की थी। आज हम पार्ट टू में है ना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके बाद जो है ना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे बात करने वाले हैं और साथ में फिर इकोनॉमी भी इसी में कवर कर देंगे। तो देखिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, मेगास्थेनेस जिसकी बुक है इंडिका, जो ग्रीक एम्बेसडर था, तो वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसने है ना पाटलिपुत्र आया था, वहां पे उसने जिस तरीके से सिटी को देखा था तो वो हमें मेंशन करता है कि सिटी मतलब उसको हमें ये इस तरीके की कमेटियों के बारे में बात करता है कि 6 कमेटियां थी, हर कमेटी में 5-5 मेंबर थे और वो इन चीजों को देखा करते थे। जैसा कि ये कमेटियां हैं, देखिए ये 6 कमेटियां हैं, हर कमेटी में 5 लोग हैं। तो ये जो 30 लोग हैं, ये पूरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई मर रहा है तो उसको जो रजिस्टर करने के लिए कमेटी है उसमें 5 लोग हैं। फॉरेन जो मतलब बाहर के जो लोग आते हैं उनकी केयर करने के लिए कमेटी है। इंडस्ट्रियल आर्ट, जो कुछ भी है ना मतलब आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो उसको देखने के लिए कमेटी है। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के सुपरवाइजर के लिए और वेट को और मेजरमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये कमेटी हुआ करती थी। तो ये 5-6 कमेटियां होते थे और हर कमेटी में 5 लोग, इस तरीके से ये 30 लोग काम किया करते थे। इसको मेंशन करता है मेगास्थेनेस। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो है ना ये मौर्यन एम्पायर का जो है ना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके रिगार्डिंग मेगास्थेनेस और कौटिल्य दोनों ही ये मेंशन करते हैं, जो पीनल कोड था वो बहुत ज्यादा सेवर था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इवन जो ऑर्डिनरी ऑफेंसेस होते थे तो उस पर भी जो फाइन्स हुआ करते थे वो इम्पोज किए जाते थे। अब सेवर क्राइम जैसे कि चोरी करना, कोई डाका डाल रहा है या कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो ऐसे क्राइम पर है ना डेथ की पेनल्टी भी हुआ हो जाया करती थी। या फिर है ना उसके किसी ऐसे क्रिमिनल के है ना बॉडी के लिम्स यानी पार्ट काट दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज हम देखेंगे वहां पे। अब देखिए हम कोड को है ना क्लासिफाई करते हैं दो इसमें। एक है ना प्रोविंशियल को मतलब सेंट्रल कोड, और कुछ लोकल कोड्स हुआ करते थे। अब देखिए सेंट्रल कोड जिसके बारे में मतलब पूरी हायरार्की होती है वहां पे है ना, बहुत सारे है ना जज हुआ करते थे। सुप्रीम जज के बारे में मैंने जो चीफ जज के बारे में बताया था, अ, व्यवहारिका, उसका मतलब उसको मतलब मतलब संस्कृत में उसको व्यवहारिका कहते थे। वो चीफ जज था, लेकिन चीफ जज के ऊपर भी है ना किंग की अथॉरिटी थी। तो किंग है ना ओवररूल कर दिया करता था व्यवहारिका के फैसले को भी। तो मतलब किंग जो था ना वो जुडिशियल मतलब जुडिशरी की भी पर हेड हुआ करता था, जुडिशरी पे भी उसकी चलती थी, ठीक है। ये हम देखेंगे। अब लोकल कोर्ट में कौन कौन से कोड आ जाते थे, जैसे कि ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे थे सिटीजन जो खुद अपने डिस्प्यूट को खुद बैठ के सॉल्व कर लिया करते थे, ठीक है ना। तो ये हम चीज देखेंगे। माफ कीजिए। कुछ है ना जो बिजनेस गिल्ट है, तो उनके लिए एक अलग से कोर्ट हुआ करते थे जहाँ पे है ना बिजनेस डिस्प्यूट देखे जाते थे, ठीक है। तो गिल्ड के लिए अलग से कोड हुआ करते थे। और जो विलेज असेंबली है तो वो खुद अपनी कोड बना लिया करते थे। आप देखेंगे कि झाड़ है मतलब कोई भी पेड़ है उस पे लोग जमा होते थे और वहां पे ना इस तरीके से डिसीजन चला करते थे। मतलब कोई भी अगर से कोई क्राइम कर रहा है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, तो वहां पे उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करते थे। अब जो सिविल कोर्ट है तो उसको हमें ना जो नाम दिया गया है धर्म स्थाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इसे याद रखना। धर्म के जहां भी है कि धर्म वर्ड आता है ना तो इसको आप है ना कभी भी जुडिशरी से जोड़ दीजिए, समझे आप। कहीं पे भी अगर धर्म का वर्ड आया तो उसे आप जुडिशरी से जोड़ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं धर्म स्थाय। ये बहुत से एग्जाम में ये पूछा है इसे। तो
इसलिए मैंने हाईलाइट किया हूँ। क्रिमिनल कोड है उसे हम कहते हैं कांताक सुदाना, तो इसे याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत बड़े टेरिटरी पे रूल किया करता था, ठीक है ना, मैप के जरिए आपको बताया हूँ। अब इतने बड़ी है ना टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको है ना एक बड़ी आर्मी चाहिए और पावरफुल आर्मी चाहिए। तो मौर्य है ना एक पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी रखा करता था बहुत ज़्यादा। जैसा कि इससे पहले मौर्यन एम्पायर से पहले भी है ना धनानंद का मतलब नंद एम्पायर था, उनके पास भी बड़ी आर्मी थी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने है ना एम्पायर को फाउंड किया और उसमें है उसने है ना एक बड़ी लार्ज आर्मी को है ना उसने खड़े किया था। और अशोक ने, जबकि उसने है ना जो पॉलिसी थी कलिंग के वार के बाद, उसकी जो पॉलिसी थी मतलब उसने पॉलिसी को चेंज कर दिया था। वो अब चाहता था कि अब है ना हम है ना रीजन को है ना मतलब दूसरे टेरिटरी दूसरे किंग के टेरिटरी को नहीं जीतेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये सबूत नहीं मिलते, ये एविडेंस नहीं मिलते कि उसने आर्मी को है ना रिड्यूस किया था और आर्मी की स्ट्रेंथ को उसने घटाया था। तो ऐसे हमको एविडेंस नहीं मिलते। तो अब हम ये मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आर्मी रखा था और अशोक ने भी है ना वो आर्मी को मेंटेन रखा था, और बाद के जो रूलर थे उन्होंने भी उसी आर्मी को मेंटेन किया होगा, ठीक है। अब देखिए आर्मी की जो स्ट्रेंथ है या तादाद है उसके बारे में हमारे पास जो हमारे मतलब जो कौटिल्य है या दूसरे जो जहाँ जहाँ जो सोर्स है हमारे पास, उन इंडियन सोर्स है उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेगास्थेनिस ने ना इंडिका लिखा था, वो एक्सटेंड हो चुकी है, उसका मतलब वो पूरी जो बुक है हमारे पास नहीं है। हाँ उसके कहीं के रेफरेंस है जो अदर मतलब ग्रीक है या फिर रोमन जो राइटर है ये हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन तो नहीं कहेंगे, जो राइटर है उन्होंने जो लिखा है उसके उठा उठा के तो उनसे मिलता है। जैसे कि पेलिनी, इसने है ना मेगास्थेनिस का ही सहारा लेके ये लिखा है कि मौर्यन के पास इतनी आर्मी थी, इन्फंट्री पैदल 6 लाख, कैवलरी 30,000, वार एलिफेंट 9,000, कैरियोट। ये इनकी इमेजेस मैं आगे बता दूंगा कि ये क्या क्या होते हैं। वैसे तो ऐसा जरूरी नहीं है, इन्फंट्री मतलब पैदल, कैवलरी घोड़सवार, एलिफेंट जो वार एलिफेंट होते थे वो उनको सिखाया जाता था वार करना, ठीक है ना। फिर कैरियोट जिसे हम रथ कहते हैं, ठीक है। तो ये उसने मेंशन किया है। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। और हिस्टोरियन भी ये मानते हैं कि इतनी आर्मी है ना मौर्यन के पास नहीं होंगी, ये इन्होंने एग्जेजरेट किया है या बड़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया है इसको। अब देखिए ये इतनी ठीक है मान लेते हैं हम जो भी आर्मी होंगी। अब ये जो आर्मी थी ना इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था, तो 6 बोर्ड थे, जैसा कि है ना ये वैसी ही है। 6 बोर्ड है, जैसा कि वहां पे 6 कमेटियां हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे 6 बोर्ड है और हर बोर्ड पे 5 मेंबर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये 6 बोर्ड है, ठीक है, ये 6 बोर्ड है और इस पे 5 मेंबर है हर हर इस पर। तो इस तरीके से 30 लोग हैं इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं पूरी आर्मी को, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब देखिए ये ये संस्कृत का है, ये कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो नावा, नाव की मीनिंग ये होते हैं मतलब नाव मतलब नेवी का जो एडमायरल है उसे हम कहते हैं नाव अध्यक्ष। ट्रांसपोर्ट तो अयुधागर, अयुध अयुधगर, अच्छा ऐसा इसे ऐसा समझिए, अयुधगर अध्यक्ष, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। युद्ध मतलब जो भी युद्ध में सामान लग रहा है ट्रांसपोर्ट का, ये इक्विपमेंट ये सबको जो मेंटेन रखता है वो अध्यक्ष है। तो ये इसमें ये 5 मतलब ये एक बोर्ड है और बोर्ड में 5 लोग हैं। इन्फांट्री पदा पैदल, ठीक है ना। कैवलरी अश्व मतलब घोड़े को है ना अश्व कहते हैं, ठीक है। तो उसी से है ना कैवलरी यानी घोड़सवार। वार एलिफेंट तो हाथी और हस्त, तो संस्कृत में उसके हस्त कहते हैं हाथी को। वार कैरियोट इसे रथ कहते हैं, ठीक है। तो ये इजी है, तो नाम मतलब संस्कृत के वर्ड भी इजी है, उसी से है ना उसका मीनिंग भी आसानी से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मिलिट्री थी। और इसमें आप है ना स्पाई का सिस्टम भी होता है, स्पाइनल सिस्टम, वो मैं उसको आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। मौर्यन एम्पायर की मिलिट्री को और अगर से आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये इमेज है जिसे आप पॉज करके देख लीजिए। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है
वो है इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। अब इनके बारे में, ये सारे रिसोर्सेस के बारे में इतने बार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास मौर्यन इकोनॉमी में है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मौर्यन इकोनॉमी का मेन ऑक्यूपेशन था। मौर्यन इकोनॉमी का नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहा है हर टाइम पे। एंशिएंट टाइम में भी, मेडिवल में भी, मॉडर्न में, आज भी हमारी जो देहात है, जो गांव है, उनका अगर से कोई मेन ऑक्यूपेशन है तो वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मौर्यन गवर्नमेंट है ना, वो इरिगेशन का है ना लैंड में इंतजाम किया करती थी, अरेंजमेंट किया करती थी, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो इरिगेशन थी वो जो थी ना वो मैनुअल थी। मैनुअल कैसे? इस तरीके से कैनल गुजरती थी, और ये कैनल के जरिए से ये फिर मतलब ये छोटे छोटे नालियों के जरिए से ना खेतों में पानी पहुंचा देते थे हाथों के जरिए से, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं वो ये कि जो स्लेव्स थे, स्लेव्स के रेफरेंस हमको मौर्यन पीरियड में मिलते हैं, इससे पहले भी बता चुका हूं। और जो प्रिजनर्स हुआ करते थे, तो इनको एज अ जो रॉयल लैंड है, जो किंग की लैंड हुआ करती थी, उनमें वर्क करवाया जाता था, ठीक है ना। ब्लॉक का इस्तेमाल था, और मैनुअर, मतलब जो खाद है वो मैनुअर यूज हुआ करती थी। तो आज भी, आज तो भले हमारे पास जो है ना केमिकल खाद इस्तेमाल होती है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले उस हमारे जो किसान है ना, वो भी मैनुअर खाद का इस्तेमाल किया करते थे अपने लैंड में। हाँ, जो हमारे पास जो केमिकल खाद है वो बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन है ना इसके बावजूद भी जो किसान थे ना उस वक्त भी 15-20 साल पहले इस तरीके की मैनुअर खाद का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखिए, गोडाउन थे जो ग्रेन को स्टोर किया करते थे। ये है ना, इसका इंतजाम है ना मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया करता था। अब ये जो ग्रेन स्टोरिंग हो रहे हैं, ये इस्तेमाल होते थे अगर से कहीं कैलेमिटीज आ जाए, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ जाए या कुछ कुछ भी हो जाए, तो उसमें ये ग्रेन्स का इस्तेमाल हुआ करता था जो किंग जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से किसी भी तरीके का क्राइसिस आ जाए, सीड क्राइसिस आ जाए या फूड क्राइसिस आ जाए, तो उसमें है ना ये पब्लिक को भी प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। शिल्पकार हुआ करते थे जिनको है ना सब्सिडी वगैरह दी जाती है। शिल्पकार जो कलाकार मतलब आर्टिस्ट है, जो है ना मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट बना रहे हैं, उनको है ना सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। लैंड जो है 3 तरीके से डिवाइड की जाती थी: अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड, अनफर्टाइल। कल्टिवेटेड जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, अनकल्टिवेटेड जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, यानी बंजर जमीन, और अनफर्टाइल जहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता है लेकिन वहाँ की मतलब उस लैंड की है ना उपज उतनी ज्यादा ना हो, ठीक है। क्रॉप जो मौर्यन टाइम पे उगाई जाती थी, या उस टाइम पे जो क्रॉप्स है ना होती थी, उसमें देखिए वेट है, गेहूं है, राइस है, बार्ले है, कॉटन है, पीज है, तिल है, फ्रूट्स है, और वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे है ना क्रॉप्स थे जो मॉडर्न टाइम पे कल्टीवेट किए जाते थे। अब देखिए, अब अहम है कि लैंड का रेवेन्यू क्या था। तो लैंड के रेवेन्यू को भाग कहते थे, मतलब जैसे किसी के मीनिंग शेयर होते हैं, और ये वेरिएट करता था। ये एक 1/4 भी हो सकता था और 1/8 भी हो सकता था। तो ज्यादातर अगर से आपको अगर से कहीं पे लिखा होगा तो वो 1/4 है। तो ये टैक्स हुआ करता था टोटल प्रोडक्शंस का, जो शेयर हुआ करता था मौर्यन रूलर का। अब देखिए अगला जो हमारे पास है, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, एक वर्ड आता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किए हैं, आगे लिखा हूं मैंने। सीता अध्यक्ष के मीनिंग होते हैं, अध्यक्ष के मीनिंग तो ऑफिशियल्स होता है या ऑफिसर्स होता है, जो हाई ऑफिसर्स हैं। सीता की मीनिंग होती है लैंड या एग्रीकल्चर, सीता। और सीता अध्यक्ष वो है जो एग्रीकल्चर को देख रहा है, और उसके नीचे बहुत सारी मतलब ऑफिशियल ऑफिसर होंगे नीचे के, लेकिन ये मेन ऑफिसर होता था जो एग्रीकल्चर को देखा करता था। अब है एनिमल हस्बेंड्री, ये भी है ना मेन प्रोफेशन था इकोनॉमी का। आप देखेंगे जहाँ पे मतलब मेन अगर से कहीं पे भी है ना एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे है ना एनिमल हस्बेंड्री साथों साथ होती है। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको है ना उनको पाला जाता था, उनकी मतलब उनसे है ना फिर इस तरीके से उनसे इकोनॉमी चला करती थी।
फिर दूध वगैरह, फिर दूसरे जो प्रोडक्ट है दूध के, वो इन्हीं के जरिए से हासिल होते थे। और ये फिर इसका मार्केट भी बनता था। और एनिमल की सिक्योरिटी है ना, जो मौर्यन गवर्नमेंट है वो किया करती थी। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है मौर्यन इकोनॉमी का, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स, या इसे ऐसा कहीं कीजिए, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है। तो मौर्यन टाइम में है ना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है ना बहुत ज्यादा फ्लोरिश थी। इसकी कई वजूहत है। तो एक वजह तो यही है कि बहुत सारी सिटीज बन गई थी, और सिटीज के बारे में मैंने है ना आपको महाजनपदास के टाइम पे ही पढ़ाया था कि वहां पे है ना उसी टाइम पे ना सिटीज बनना शुरू हो चुकी थी। अब सिटीज बनती है तो जाहिर सी बात है वहां पे मार्केट भी होता है, और बड़े मार्केट बनना अब फिर उस टाइम पे बने थे मार्केट, तो ये मार्केट इस टाइम पे आके बहुत बड़े हो गए थे। तो हम देखेंगे कि जो इंडिया के जो मर्चेंट है, वो तो यहाँ पर अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बाहर के भी बहुत सारे मर्चेंट है ना इंडिया में आए हैं, बाहर से भी जो बहुत सारे मर्चेंट या ट्रेडर्स जो है ना इंडिया से ट्रेड किया करते थे। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आगे कि इंडिया के मतलब मौर्यन टाइम पे है ना जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो कौन कौन से कंट्रीज से हुआ करता था, वो तो बताऊंगा। और साथ में जो इंडिया में जो ट्रेड हुआ करती, जो जो रूट फॉलो किया करते थे या रूट जो बने हुए थे, ट्रेड रूट, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपके जरिए उसको बता दूंगा। तो ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको बता दो, ये जो ट्रेड रूट है ना जो बनाए जाते थे, जिसपे है ना जो काफले चला करते थे, या फिर है ना जो ट्रेडर्स के ना मतलब वहां से ट्रेडर्स जो है जो मर्चेंट है जो सफर किया करते थे, तो वहां पे है ना वहीं के उसी मतलब वहां पे है ना बहुत सारे है ना क्यूज भी बने हुए हैं उसी ट्रेड रूट पर ही। ठीक है ना, तो उसकी वजह है वो मैं आगे बता दूंगा। अभी देखिए, जो ट्रेड एंड कॉमर्स मौर्यन टाइम पे था, तो इसमें देखिए जैसे काशी है, वत्सा है, गंगा है, मथुरा, ये सारे के सारे ईस्टर्न इंडिया में आते हैं। यहाँ पे ना टेक्सटाइल बहुत ज्यादा फेमस थी। टेक्सटाइल और मुस्लिम, ये ज्यादा फेमस हुआ करती थी इधर की। हम देखेंगे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल से ट्रेड बनता है, ट्रेड से कपड़े बनते हैं। ठीक है ना। और कपड़े बनाने के लिए फिर दूसरी चीज मतलब जैसे कि बार्क है, या फिर उस वक्त सिंथेटिक थ्रेड इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि वो सारी नेचुरल थी, तो ज्यादातर है ना कॉटन ही का इस्तेमाल होता था। आगे हम देखेंगे कि जो उलन क्लॉथ है, इसका भी मेंशन अर्थशास्त्र में मिलता है। उलन क्लॉथ है ना जानवरों से निकलती है, जानवरों के फर से, और उसका इस्तेमाल होता है। मेगास्थेनेस हमें है ना एक रेफरेंस देता है कि वैल्यूबल मतलब बहुत कीमती इंडिया में क्लॉथ मिला करती थी। और ये हमें रेफरेंस देता है कि यहाँ पे माइंस भी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग माइंस मेटल्स की। ठीक है ना, तो ये मेटल्स है ना फिर, अब देखिए ये जो रेफरेंस है ना ये हमें है ना एक नया व्यू मिलता है कि मेटल्स हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर मेटल्स का इस्तेमाल है ना फिर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। उसके बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं। मेटल्स है तो जाहिर सी बात है उसमें सिल्वर भी होगा, गोल्ड भी होगा, तो इनका इस्तेमाल है ना फिर है ना कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता होगा। सारी ये चीजें हमको आइडियाज लगते हैं इससे। कौटिल्य अपनी बुक्स में है ना चिन्ह पट्टी करके मेंशन करता है। जैसे हमने है ना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, तो वहां पे है ना अलग अलग कमेटी के बारे में कहा था, तो इसने एक स्पेशल कमेटी के बारे में कहा है चिन्ह पट्टी। वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं एग्जाम में अगर इस तरीके का वर्ड आए तो आप इसको है ना यहाँ समझिए कि ये स्पेशल कमेटी है जो है ना जो आर्टिकल्स है, जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कैपिटल में बन रहे हैं, तो उसके उस पे निगरानी करती है। ठीक है ना, अब सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं उसमें। अब एक चीज और है कि जो कौटिल्य मेंशन करता है, जो डेस्टिट्यूट है, जो ऐसी वुमेन्स है जो गरीब है या फिर है ना जिनके पास काम नहीं है, तो वो है ना वर्किंग करती थी वीविंग में। और ये वीविंग हुआ करती थी ना दो तरीके की, एक तो ये जाके भी किया कर सकती थी, मतलब ये अलग से कारखाने हुआ करते थे कैपिटल के अंदर वहां पे, या फिर है ना इनको है ना जो धागे है ना घर पे पहुंचाए जाते थे, जो थ्रेड है उनके घर तक पहुंचाए जाते थे, और ये फिर है ना उनको है ना गूंथ कर है ना भेज दिया करती थी। तो ये इस तरीके के काम हुआ करते थे। हमें है ना बहुत सारे आर्टिसंस जो इंडिपेंडेंट है उनका रेफरेंस मिलता है। और ये गिल्ड, बिसाइड गिल्ड, गिल्ड क्या होती है? गिल्ड है ना एक जिसे हम श्रेणी कहते हैं। ये है ना जैसा कि हर जो एक स्पेशल अगर से कोई काम होगा तो वो है ना वो अपना काम जो है ना, जैसा कि आज हमारे पास होता है ना यूनियन होती है ना हमारे पास, रिक्शा यूनियन,
ये फला यूनियन, ये फला यूनियन। तो ऐसी गिल्ड उस वक्त काम किया करती है। एक जैसे कोई कारागिर है, काम कर रहे हैं, तो वो अपनी गिल्ड बना लिया करते थे। फिर वो आपस में ना बहुत सारे एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। बहुत सारी गिल्ड ऐसी हुआ करती थी जो लोन भी प्रोवाइड किया करती थी अपने मेंबर्स को, ठीक है ना। तो ये गिल्ड हुआ करती थी, इसे हम श्रेणी कहते हैं। मेगास्थेनिस जो है ना, वो है ना जिसने इंडियन जो आर्टिस्ट है तो उनको है ना अलग अलग कैटेगरी में, मतलब 4 कैटेगरी में उसने बांटा था। 4 कैटेगरी में, जिसमें शिल्पकार है, कवचकार है, युद्धकार है और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बनाने वाले, इस तरीके से उसने बांटा था। तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है कि भाई उसने है ना मेगास्थेनिस का रेफरेंस है तो वो ये कहेगा कि भाई उसने आर्टिसंस को कितने कैटेगरी में बांटा है, ठीक है ना। माइंस के बारे में जैसा कि यही मैंने बताया हूँ कि जो मेगास्थेनिस है उसने माइन के बारे में बताया था। तो गोल्ड की माइंस थी, सिल्वर की थी, कॉपर की थी, आयरन की थी। ये माइंस हमें मिलते हैं, इनके रेफरेंस में मिलते हैं, ठीक है ना। और इसको है ना, ये सारे माइंस को है ना जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल किया करती थी। मोस्ट फेमस प्रोफेशंस देखिए, आइवरी वर्क यानी हाथी दांत पे काम, पोट्री बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री। तो ये मेन इंडस्ट्री थी। इसके अलावा है ना आर्ट्स में है ना पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स, जैसे कि हमने कहा है कि पिलर्स बने हैं बहुत सारे, एडिक्ट बने हैं। तो ये पॉलिशिंग ऑफ स्टोन ये है ना उस वक्त का बहुत बड़ा, मतलब अपने एपेक्स पे पहुंचा हुआ था। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मौर्यन पीरियड में जो हमें स्टोन मिले, मतलब जो पिलर्स मिले हैं उसकी पॉलिशिंग बहुत बेहतरीन है। तो ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपेक्स पे पहुंचा हुआ था ये काम। अच्छा, एक रेफरेंस मिलता है हमें, वो हमें ग्रीक राइटर है वो देते हैं एग्रोनॉमी का, एग्रोनोमाई, ये अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये क्या था, सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी कि भाई जो ट्रेड रूट है तो उसकी सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो इसको अपॉइंट किया जाता था। तो ये गवर्नमेंट अपॉइंट किया करती थी ताकि ट्रेड रूट सेफ रहे। अब देखिए जो मौर्यन टाइम पे जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है ट्रेड का, या ये कहो कि मौर्यन एम्पायर के जो अदर नेशंस के साथ जो रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से नेशन है, सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीक है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है और चाइना है। अच्छा, इसको मैं आपको आगे मैप भी मैंने लगाया हूँ, उसमें भी मैं बता दूंगा। एक ये मैप में बताऊंगा कि ये नेशंस के साथ ट्रेड, और साथ में ना जो इनर मतलब इंटर इंटर इंडिया जो ट्रेड हो रही है, वो रूट जो इस्तेमाल किए गए हैं उसके बारे में। अभी देखिए जो इसके अलावा भी देखिए बाहर जो आर्टिकल एक्सपोर्ट होते थे वो क्या थे, स्पाइसेस थे, ये हमेशा हुए हैं, पेल्स है, डायमंड है, सैंडलवुड है, सैंडलवुड, ठीक है ना, ये साउथ में मिलती है ज्यादातर। आइवरी है, कॉटन जाती थी, क्लॉथ्स है जो कॉटन से बने हुए होते थे, सिल्क यान है, और मुस्लिन है। मुस्लिन ये बंगाल में या उड़ीसा इस रीजन पे मिलती है, ठीक है। कॉइन्स जो है ना, जितनी भी सेल और परचेस होती थी मॉडर्न टाइम में वो कॉइन्स में होती थी। अर्थशास्त्र हमारे पास है कौटिल्य की, उसने है ना डिफरेंट काइंड के हमको है ना कॉइन्स मेंशन किया है, ठीक है ना। और ये कॉइन जो होते थे ना, ये जो रॉयल टकसाल है, रॉयल टकसाल, वहां पे मिंट होते थे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य लक्ष्य अध्यक्ष, तो ये ऑफिसर हुआ करता था टकसाल का, ठीक है ना, ये याद रखना, लक्ष्य अध्यक्ष। अब देखिए गोल्ड कॉइन को हम सुवर्ण कहते थे, सुवर्ण, ये तो मैंने पहले ही बता दिया हूं आपको। कर्षपाना, ये सिल्वर कॉइन होता था, कर्षपाना। नशा का, ये कॉपर हुआ करता था। और एक और भी मेंशन है लकानी, इसके बारे में मेटल कौन सा है ये नहीं मालूम हमें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, स्वर्ण सोना गोल्ड, ठीक है ना। कर्ष पाना, कर्ष पाना ये याद रखना, ये सिल्वर का है, ये पूछेगा एग्जाम में, अगर से बड़े भी एग्जाम में पूछ सकता है, और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हो सकता है कर्ष पाना के ऊपर। और नशा का ये कॉपर का था, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं जो आपको मैप के जरिए समझा रहा हूँ वो समझिए। हमारे पास है ना मौर्यन टाइम पे 4 बड़े पोर्ट थे, ठीक है।
इसे याद रखिए, लोकेशन इनके याद रखिए, ये पूछता है, पूछता नहीं भी है तो इनके लोकेशन याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे। एक है बारबेरिकम, ये जो नाम है ना, ये ग्रीकों ने लिया है, तो ये आता है यहाँ पे कराची के पास। आज का जो पाकिस्तान है ना, ये जो रीजन है ना, इससे हम कहते हैं ये सिंध पर है, और ये बे ऑफ, मतलब ये इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे ये एक पोर्ट है, ठीक है ना। बेरिकाचा, बड़ोच को कहते हैं बेरिकाचा, ये यहाँ पे आता है बड़ोच। ये भी नाम जो है ना ग्रीक ने रखा है। सोपारा, ये सोपारा है, जो हम नागा सोपारा कहते हैं ना यहाँ पे। ताम्रलिप्ति, तो ये ताम्रलिप्ति बंगाल में, ठीक है। तो इनकी लोकेशंस आप याद रखिए, ये सारे के सारे पोर्ट हैं, मौर्यन एम्पायर के पोर्ट। मौर्यन एम्पायर की जो ट्रेड रूट है वो दो थे, एक दक्षिणी पथ को कनेक्ट करता था और एक उत्तरी पथ को कनेक्ट करता था। तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये राजगीर से शुरू हो रहा है उत्तरी पथ का, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, और ये तक्षशिला तक जाता है, तक्षशिला से राजगीर तक। ये उत्तरी पथ को कनेक्ट करने वाला ट्रेड रूट था। दूसरा ट्रेड रूट श्रावस्ती से शुरू होता है, यहाँ से फिर प्रयाग, विदिशा, उज्जैनी, महेशमती, और ये यहाँ तक आता है साउथ में, मतलब जो आज का डेक्कन है, प्रतिष्ठान तक, जिसे हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्रेड रूट है। अब देखिए, ये मेजर मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, और इन सिटीज के, बहुत सारे सिटीज के करीब में है ना, बहुत सारे हमको केव्स वगैरह मिलेंगे। और ये केव्स क्यों होते थे, ये केव्स है ना ट्रेड, मतलब रूलर्स बनाया करते थे, या जो ट्रेड क्लास है वो बनाया करते थे, मतलब उनके लिए, भिक्षुओं के लिए या फिर मुनियों के लिए। और यहाँ पे फिर ये, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये ट्रेड रूट के करीब ही क्यों बनाए गए, ताकि जो सफर हो रहा है, काफिले जा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत वहां पे आराम भी कर लिया करते थे, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए जो एक्सटर्नल ट्रेड है, तो मौर्यन एम्पायर की एक्सटर्नल ट्रेड है ना, चाइना के साथ है, इजिप्ट के साथ है, रोमन के साथ है, इधर ग्रीक के साथ है, तो इन इन सिटीज के साथ हुआ करती थी। तो आप देखिए ट्रेड रूट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, दो, एक लैंड के जरिए होती थी और एक बाय सी के जरिए होती थी। तो देखिए सी के जरिए जो हो रही है ना, चाइना के जरिए, देखो चाइना ये यहाँ से, अब ये सिल्क रूट है ना, तो यहाँ से इस तरीके से सिल्क रूट को कनेक्ट हो गया है, या यहीं से गए, जो ऊपर का उत्तरी पथ का ट्रेड रूट है, या तक्षशिला, तक्षशिला से डायरेक्ट क्या हो गया, अ, आप कनेक्ट कर लेते हैं सिल्क रोड से, और वहां से फिर चाइना, ठीक है। तो ये एक रास्ता। दूसरा देखिए बाय सी, यहीं पे क्या है मैंने आपको बताया था, ताम्रलिप्ति है, और यहाँ से फिर देखिए ताम्रलिप्ति एक पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया से यही रास्ता फिर है ना बाय सी रूट से होता है चाइना। अब इजिप्ट पहुंचना है, या फिर आप कहना ग्रीक पहुंचना है, रोमन पहुंचना है, तो यही रास्ता अपनाया जाता था, ठीक है। अब इससे है ना आप कनेक्ट हो गई यूरेशिया से, या एशिया से, या फिर यूरोप से। अब आई सी, यहीं पे एक मैंने आपको बताया था, यहाँ पोर्ट है, यहाँ पोर्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए एक दो रास्ते हैं, अरबियन सी के में से आप मिलेंगे, आपको देखो दो रास्ते हैं, एक तो रेड सी में से जाना पड़ेगा आपको, ये रेड सी है, सीधा आप पहुंच जाएंगे इजिप्ट, और एक है पर्शियन गल्फ, यहाँ से सीधा आप ईरान या इराक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की ये ट्रेड रूट है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड इस तरीके से हुआ करती थी। अब ये कुछ टर्म है जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो ये एडिशनल में मैंने कहीं मेंशन नहीं किया इसे, जैसे आपको चाहिए तो आप इस, मतलब यहाँ से भी इसको है ना देख सकते हैं। अच्छा एक चीज जो बता रहा था मैं, ये जो है ना मिलिट्री से रिलेटेड है, घोड़ा पुरुष, जिसे हम डिटेक्टिव कहते हैं, डिटेक्टिव जिसे मतलब स्पॉनेज सिस्टम या स्पाई सिस्टम, मौर्यन पीरियड का। तो घोड़ा पुरुष यानी डिटेक्टिव दो तरह के थे, एक संस्थान और एक संचारी। संस्थान स्टेशनरी, और ये संचारी वंडरर। संस्थान, अब इसे याद कैसे रखेंगे, स्थान, स्थान एक जगह रुका हुआ, ठीक है ना। स्टेशनरी ये दुकानों पे होगा, मार्केट में होगा, या कहीं पे भी अपना कुछ ना कुछ इसकी होंगी कुछ चीज, और वहां से ये जासूसी करता होगा, जो खबर इस तक आ रही होंगी ये पहुंचाता होगा होटल वगैरह में, ये पहुंचाता होगा किंग तक। संचारी, संचार आपको ही पता है, संचार मतलब संचार निगम, मतलब दूसरे तक पहुंचाना अपनी बात, तो ये घूमता फिर रहा होगा खबरें निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के दो तरीके के होते हैं, बाकी ये टर्म है, इसे आप देख लेना। अब हमारा जो रह जाता है वो है कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर।
तो ये कुछ कॉजेज है मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के, ठीक है ना, इसको मैं आपको समझा दूंगा। और ये रूलर है, ये आप है ना चार्ट आप रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका ये मेन रूलर थे, तो इनके बारे में बता चुका हूँ, बीच के किसी काम के नहीं है। और आखिरी रूलर के बारे में याद रख लेना, ठीक है। और फिर हमारा जो रह जाता है वो है सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। तो ये कुछ सोर्सेस है, और इन सोर्सेस के बारे में जब आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ाया हूँ तो इन सोर्सेस के बारे में, बहुत सी सोर्सेस के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे समझिए कि इसका आपका ये मैं आपको रिपीट ही करने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये मेरी देखो आदत है कि मैं सोर्सेस को है ना पहले नहीं पढ़ाता, चाहता तो मैं ये पहले भी रख सकता था, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता कि सोर्सेज आप पहले पढ़ा दो, वो वैसे याद भी नहीं रहते हो। और ये आखिरी में पढ़ेंगे ना तो ये तकरीबन आपको याद हो चुके होंगे, ये तकरीबन याद हो चुके होंगे। और इसके रिगार्डिंग फिर मैं ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि ये आपको लॉन्ग टाइम तक ये सोर्सेस याद रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये टॉपिक पे है ना डिटेल के साथ बात करने वाले हैं।